हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़िए और अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए। परीक्षा में इसमें से ही सवाल आएंगे 100%। चलो, आपका समय वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक 50 का होगा। सबसे पहले इसमें आएंगे कोष्टक वाले सवाल। जब हम पेपर चालू करते हैं उससे पहले आपके से एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और लाइक करें, शेयर करना न भूलें। हाँ, सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चुनाव करें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सवाल आपके सामने और इसका उत्तर भी दिया हुआ है, वारन हेस्टिंग। दूसरा सवाल है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय। संसद समिति का गठन कब किया गया? 2005 में। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? ये तो आपको पता ही है, कौन सा? पृथ्वी। जल होता है कहाँ है? पृथ्वी में ज़्यादा है, तो पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। असम में खाली जगह और बिहार की खाली जगह में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। असम के चाय बागवानों में और बिहार की कोयला खदानों में वहाँ के आदिवासी काम करने लग गए। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को खाली जगह कहा जाता है चितराना। क्या कहा जाता है? चितराना। कश्मीर के खाली जगह बकरियां पालते हैं। कौन पालते हैं? बकरवाल। कौन पालते हैं? बकरवाल। कंपनी ने 1793 में खालजिगा लागू किया। क्या लागू किया? स्थानीय बंदोबस्त। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह था वो कब हुआ? बंगाल में नील विद्रोह सन 1859 में हुआ। हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद हुआ 1859 में नील विद्रोह। संघवाद से क्या आशय है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना तथा प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान से ही शक्ति और अधिकार मिलते हो, उसको संघवाद कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का व्यवस्था खत्म होना चाहिए, यानी आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के बारे में धर्म छोटा वो बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि के निम्नीकरण के दो कारण है, कृषि संबंधी गतिविधियां और निर्माण संबंधी गतिविधियां। यानी भूमि कम क्यों होती जा रही? तो इसमें कृषि के लिए होता है और उसमें निर्माण ज़्यादा हो रहा है। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्य तक कहाँ पाए जाते हैं? अयस्क विभिन्न शहर जिनके खनिजों का खनन किया जाता है इसका कह जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिसमें विशाल पठानों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की थी? सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं: धरातल की बनावट, जलवायु और मृदा। निर्वाह कृषि, गहन कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि किसान अपने खेत में घर के लोगों की सहायता से पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करता है। अपने कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग नहीं करता है और कम उत्पादन प्राप्त करता है। ये निर्वाह कृषि कहलाती है। गहन कृषि किसान अपनी भूमि के टुकड़े पर अधिक परिश्रम मशीनों के प्रयोग
नवीन बीजों उर्वरकों के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त कर बाजार में बेच देता है तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। वो कौन से मुख्य तथ्य है जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? उद्योग की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के प्राप्त साधन, पूंजी की आवश्यकता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार आदि। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लोगों की जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात अनुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, व्यवसाय और आय स्तर आदि का पिरामिड की सहायता से अध्ययन किया जाता है जो जनसंख्या संरचना अथवा जनसंख्या संगठन को प्रकट करता है। अब चलते हैं 13 सवाल पे। संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रचना। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना। तीसरा खुद को बचाना हेतु सशक्त रहना। अब दूसरा सवाल है भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं। भारत में किसी भी के प्रति धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है: कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं करेगा। किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे। राज्य किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा। अब चलते हैं आपके 15 सवाल पर। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बनाया? महिला संगठन ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरह से क्या भूमिका निभाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। भारतीयों को प्रत्यक्ष व परोक्ष अनुभवों, अन्वेषणों और विभिन्न संचार माध्यमों से महिला के साथ समानता का व्यवहार नहीं किए जाने का आभास हुआ। उन्हें पता चला कि न तो घरों में और न ही कार्यालयों कारखानों में इनके साथ समानता बरती जाती है, इनके साथ यानी महिलाओं के साथ। अतः भारतीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा विरुद्ध और कार्य स्थलों पर समानता का व्यवहार किए जाने के लिए नियम बनाने की मांग की। इन यानी घरेलू महिला पर जो अत्याचार होते थे उसके लिए उन्होंने मांग की कि हमारे ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो हमारे को इतना प्रताड़ित न करे। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक अलग से कानून बनाया, उसके बारे में पूरा वर्णन है। इसकी मांग के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने आवाज़ बुलंद की। महिला संगठनों ने और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति के अपनी मांगों पर एक मांग पत्र सौंपा। महिला सुरक्षा कानून विधेयक संसद में 2002 में पेश किया गया, लेकिन महिला प्रतिनिधि इस विधेयक में प्रस्तुत महिला के प्रति घरेलू हिंसा की परिभाषा में संतुष्ट नहीं थी। अतः दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसी विधेयक संबंधी अपनी सिफारिश राज्यसभा को प्रस्तुत की। इन्हें राज्यसभा पटल पर रखा गया और कमेटी ने महिला संगठनों के अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया। अतः 2005 में एक नया विधेयक पूरे संसद में पेश किया गया, जो संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी पास स्वीकृत हेतु भेजा गया। इसी प्रकार महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू किया गया। तो घरेलू जो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था उसके लिए घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू किया गया। और इस नियम से लोगों जो देश के लिए प्रताड़ित करना, को किसी के लिए प्रताड़ित करना, तो उसके ऊपर ये केस लागू करते हैं और जांच करते हैं और उसको जो अपराधी होता है उसको कठोर दंड दिया जाता है। 16% जैसलमेर ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उसे क्या
है, समझाइए। तो इसके बारे में आपको समझाना है। ध्यान से एक बोर्ड नोटबुक में लिख दीजिए, प्रश्न लिखे उसके उत्तर लिखिए। स्कॉटलैंड के निवासी जैसमिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटकर किताब लिखी और जेम्स मिल द्वारा किए गए कालखंडों में इसके आवंटन में निम्नलिखित समस्या है। कालखंडों का ये आवंटन धर्म आधारित था, जो उचित नहीं। इतिहास के किसी भी दौर को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी धर्मों एक साथ चलते हैं। प्राचीन भारत में भी शासकों का एक ध्येय नहीं था। इतिहास के विभाजन में इसी आधार पर उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। जैसम मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना था। इससे पहले के शासनकाल को जातिवाद अंधविश्वास में पूर्ण का तथा इसके औपनिवेशिक मानसिकता का भी परिचय है। अब 17 सवाल है। दीवाने मिलने में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह फायदा पहुंचा? जो दीवान आपस में मिले उसको क्या ब्रिटिश सरकार को मिला, उसके बारे में वर्णन करना है। अथवा में मालवारी व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त का मतलब कैसे अलग है। चलो वापिस चलते हैं। एक बार आपको और रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए और नोटबुक में ऐड करते रहिए। 100% इसमें से सवाल आएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और आप मेहनत करते रहिए। और हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। और विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा पढ़ना पड़ता है, यानी इसके किताब से लगाव ज़रूरी है। जो बच्चा किताब से ज़्यादा लगाव रखता है पढ़ाई से, उसको ज़्यादा याद होता है। यूँ नहीं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा तो याद होगा नहीं। पर डे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ाई ज़रूरी है। और आप इस पेपर को ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। 100% इसमें सही सवाल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल पर मैं पहली बार हूँ, इसलिए आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट आपके बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। कितना भी करूँ, कितना भी बोलूँ, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब कुछ आपके हाथ में। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।